मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता का तात्पर्य क्या है। वह प्रत्येक व्यक्ति, वह प्रत्येक मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या अपने जीवन यापन के लिए वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य उपभोक्ता कहलाता है। हर एक उपभोक्ता की आय सीमित है, परंतु उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं और इन अनंत आवश्यकताओं को वह अपनी सीमित आवश्यकता से पूरा करता है। बाजार में अनेक वस्तुएं विक्रय के लिए उपलब्ध हैं, परंतु वह सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आय सीमित है। यहाँ प्रश्न यह आता है कि उपभोक्ता किस प्रकार वस्तुओं का उपभोग करे और किस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह यही है कि उपभोक्ता किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उपभोक्ता की संतुष्टि के नियम क्या हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे उपयोगिता क्या होती है। जैसा कि अभी आपने सुना कि एक उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करता है जिससे उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाए, और एक उपभोक्ता क्यों किसी वस्तु का उपभोग करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहता है, जिससे उसे उपयोगिता प्राप्त हो। इस सभी संदर्भ में हमारा प्रश्न यही आता है कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। उपयोगिता का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य किसी भी वस्तु का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि वह उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। उपयोगिता का तात्पर्य लाभदायकता से समझा जाता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो हानिकारक होती हैं, जिन्हें हम उपयोगी नहीं मान सकते, जो कि अनुपयोगी होती हैं। परंतु अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करे, चाहे फिर वह हानिकारक हो या लाभदायक, सभी वस्तुओं में उपयोगिता मानी जाएगी। जैसे छोटे बच्चे के लिए दूध और एक शराबी मनुष्य के लिए शराब, दोनों ही वस्तुएं उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, तो यह माना जाएगा कि दोनों वस्तुओं में उपयोगिता है। अतः उपयोगिता का तात्पर्य केवल व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति से लगाया जा सकता है। हम उपयोगिता का तात्पर्य या अर्थ और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम इसकी विशेषताओं को समझ लें। तो बच्चों, अब हम आते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता का पहला लक्षण है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। बच्चों, उपयोगिता का दूसरा नाम तुष्टि गुण भी है। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य किस वस्तु का उपभोग करेगा, यह तब निर्भर करेगा जबकि उसे उस वस्तु की आवश्यकता होगी, और उसे उपयोगिता तब प्राप्त होगी जब वह उस वस्तु का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त कर लेगा। एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार उपयोगिता व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के उम्र और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। उपयोगिता का दूसरा लक्षण है कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगिता देश, काल, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार मौसम के अनुसार हमें अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो वही वस्तुएं शायद गर्मी के मौसम में आवश्यक ना हो। उपयोगिता का तीसरा लक्षण यह है कि उपयोगिता सदैव लाभदायक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। उपयोगिता के विषय में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता वस्तु के उस गुण को बताती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस प्रकार अगर कोई आवश्यकता पूरी हो रही है और वह लाभदायक या हानिकारक है, तो भी वह उपयोगी मानी जाएगी, क्योंकि वह किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। उपयोगिता का अगला लक्षण यह भी है कि यह वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है। जब कोई वस्तु हमारे सामने मौजूद होती है तो तब तक वह हमारे लिए उपयोगी नहीं मानी जाएगी जब तक हम उसका उपयोग न कर लें।
उपयोग करने के तत्पश्चात जब हमें उससे तुष्टि गुण प्राप्त होगा तब वह उपयोगी मानी जाएगी। जिस प्रकार एक प्यासे मनुष्य के लिए जब तक पानी उसके सामने है उसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जब वह पानी का सेवन कर लेता है और उसे तुष्टि गुण प्राप्त हो जाता है तब वह उपयोगिता ग्रहित मानी जाएगी। उपयोगिता का अगला लक्षण यह भी है कि इसकी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है तो शायद वह इस क्रम में आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिन वस्तुओं की आवश्यकता उसे सर्वाधिक है वह पहले उन्हें पूरा करेगा। इसका मतलब वह तीव्रता के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके अनुसार ही उपयोगिता प्राप्त करता है। तो उपयोगिता में तीव्रता भिन्न भिन्न पाई जाती है। उपयोगिता का अगला लक्षण यह भी है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। हम एक ही समय में एक वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करते हैं और जब हम उपभोग प्रारंभ करते हैं तब से लेकर तब तक जब तक हम उपयोगिता प्राप्त कर रहे होते हैं तब वह धनात्मक उपयोगिता होती है। एक समय के पश्चात फिर भी अगर इकाइयों का प्रयोग जारी रहता है तो अब हमें उस वस्तु के उपभोग से कोई उपयोगिता या कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, अतः ना तो हम लाभ की स्थिति में होते हैं और ना ही हानि की स्थिति में होते हैं। यहाँ उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद भी अगर उपभोग जारी रहता है तो अब हमें लाभ ना होकर के हानि प्राप्त होने लगती है, जिसे हम ऋणात्मक उपयोगिता कहेंगे। उपयोगिता का अंतिम लक्षण यही है कि उपयोगिता धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप सभी अब उपयोगिता और उपयोगिता के लक्षणों से परिचित हो गए होंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता जिसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं और सीमांत उपयोगिता जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु की एक के बाद एक कई इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जब हम कुल उपयोगिता को सूत्र में दर्शाते हैं तो वो किस प्रकार होगा? कुल उपयोगिता का सूत्र है कुल उपयोगिता बराबर उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यह होगा टोटल यूटिलिटी फॉर एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 प्लस यूनिट 3 प्लस यूनिट 4 प्लस यूनिट 5। उपरोक्त सूत्र में टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है जब हम किसी वस्तु की प्रथम इकाई का उपभोग करते हैं और उपयोगिता प्राप्त करते हैं। इसकी दूसरी इकाई का उपभोग, तीसरी इकाई का उपभोग, चौथी इकाई का उपभोग और पांचवी इकाई का उपभोग। प्रत्येक इकाई के उपभोग से हमें जो कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वह वस्तु की कुल उपयोगिता कहलाएगी। बच्चों, उपयोगिता का दूसरा प्रकार है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जब हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के सूत्र के लिए अगर हम कहें, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता बराबर टोटल यूटिलिटी एक इकाई के उपभोग से, इसके बाद टोटल यूटिलिटी अगली इकाई से। इस प्रकार जब एक वस्तु की हम एक के बाद एक उत्तर एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से जो हमें कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है या अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता से दर्शाते हैं। उपरोक्त सूत्र के अनुसार अगर कुल उपयोगिता किसी वस्तु की पहली इकाई के उपभोग से 45 है और अगर हमें दूसरी वस्तु से उपयोगिता में वृद्धि अगर हो रही है और 50 के बराबर उपयोगिता या 50 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो इन दोनों के बीच का अंतर सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार एक इकाई से जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई और उसकी पहली इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हुई, इन दोनों के बीच का जो अंतर है
जो कुल उपयोगिता के अंतर को दर्शाएगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। बच्चों, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ हम सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता तालिका को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने एक उदाहरण लिया जिसमें हम किसी एक वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रथम इकाई का प्रयोग करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें वस्तु की प्रथम इकाई से कुछ भी उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही, या अगर हम जब प्रारंभ में किसी भी वस्तु का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे होते तब हमें उससे कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होती। जब हम प्रथम इकाई का प्रयोग करते हैं तब हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। यहाँ मैं अनुमान लगा रही हूँ कि हमें 20 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जब हम दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो दूसरी इकाई से अब हमारी उपयोगिता में वृद्धि होगी, और दूसरी इकाई के उपभोग से अगर यह उपयोगिता 35 के बराबर हमें प्राप्त होती है, तीसरी इकाई के उपभोग से अगर अब उपयोगिता में वृद्धि 45 के बराबर, और चौथी इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता 50, पांचवी इकाई के उपभोग से पुनः 50, छठवीं इकाई के उपभोग से 45 और सातवीं इकाई के उपभोग से अगर 35 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो यह कॉलम हमें कुल उपयोगिता को दर्शा रहा है। इसी के आधार पर हम सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है, प्रत्येक अगली इकाई से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है उसके अंतर को प्रदर्शित करेगा। उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रथम इकाई से हमें कुछ भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, दूसरी इकाई से अब हमें 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी, तीसरी इकाई में जब हम कुल उपयोगिता का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी 35 में से जब 20 घटाएंगे तो जो हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। वस्तुतः प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई है उसकी तुलना जब हम पिछली इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता से करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस आधार पर जब हम तीसरी इकाई पर जाते हैं तब हमारी सीमांत उपयोगिता 45 में से 35 घटाने पर 10 प्राप्त होती है। चौथी इकाई से यह 5 प्राप्त होगी। हम पाँचवीं और छठवीं इकाई पर जब हम देख रहे हैं तो चौथी और पाँचवीं इकाई में उपयोगिता अब स्थिर हो गई है, और स्थिर हो गई है इसका तात्पर्य यह है अब हमें चौथी इकाई के बाद पाँचवीं इकाई से कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, अतः सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई है। इसके बाद भी अगर उपभोग जारी रहता है तब हमारी कुल उपयोगिता में कहीं ना कहीं गिरावट आना शुरू हो जाती है और हमारी सीमांत उपयोगिता अब ऋणात्मक रूप में चली जाती है। इस प्रकार यहाँ भी अब हमारी सीमांत उपयोगिता फिर से ऋणात्मक रूप में चली जाएगी। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और हर एक अगली इकाई के उपभोग से हमारी कुल उपयोगिता में जब तक वृद्धि होती है तब तक हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब हमारी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती और चौथी और पांचवी इकाई पर जब कुल उपयोगिता समान हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद उपभोग जारी रहने पर अब कुल उपयोगिता में गिरावट आना शुरू हो जाती है और हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता को हम 3 पहलुओं में समझ सकते हैं: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तालिका से स्पष्टीकरण के बाद अब हम उपयोगिता के प्रकारों को और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को उपरोक्त चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त चित्र में यह वक्र कुल उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहा है और यह एक लाइन सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से दर्शा रहे हैं। उपरोक्त चित्र में कुल उपयोगिता सबसे पहले बढ़ती है, एक समय के बाद वह घटती दर से बढ़ती है
और एक जगह पर जाकर स्थिर होती है जहाँ पर कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। इसके बाद कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता की प्रकृति है कि वह जैसे जैसे हम उपभोग जारी रखते हैं या उपभोग करते जाते हैं तब सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होती है और एक बिंदु पर जाकर यह शून्य हो जाती है। इसके बाद यह ऋणात्मक हो जाती है। अगर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध की व्याख्या करें तो हमें दिखाई देगा कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, जब कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है तब सीमांत उपयोगिता घट रही है और जब कुल उपयोगिता सर्वाधिक है यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई है। यह वह स्थिति है जहाँ पर उपभोग करने पर ना तो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है और ना ही हानि प्राप्त होती है। इसके बाद अगर उपभोग निरंतर जारी रहता है यानी हम वस्तु की 5वीं इकाई के बाद 6वीं इकाई का भी उपभोग करते हैं तब अधिकतम कुल उपयोगिता के बाद अब हमारी कुल उपयोगिता गिरना प्रारंभ हो जाती है या घटना प्रारंभ हो जाती है और इसका प्रभाव यह आता है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता की घटती प्रवृत्ति के आधार पर हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है। उपभोक्ता जब किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह अपनी सीमित आय को भी ध्यान में रखता है और एक समय में वह एक ही वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहा होता बल्कि अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है, परंतु वह वस्तु का प्रयोग किस प्रकार करे इसके लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सहायता देता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस प्रवृत्ति पर आधारित है कि जब मनुष्य किसी वस्तु का प्रयोग करता है और अगर वह प्रथम बार उस वस्तु का प्रयोग कर रहा है या वह समय के अंतराल से इकाइयों का प्रयोग कर रहा है तब प्रारंभ में उसे उस वस्तु की तीव्रता अधिक होगी, अतः सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी और जैसे जैसे वह वस्तु की उन इकाइयों का प्रयोग करता जाएगा उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। उपभोग अगर निरंतर जारी रहे तो एक बिंदु ऐसा आएगा या एक समय ऐसा आएगा जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। इसके बाद भी अगर उपभोग जारी रहेगा तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम गोसेन के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहा जाता है तथा यह तृप्ति का नियम भी कहा जाता है। संक्षेप में यदि अन्य बातें समान रहें और उपभोक्ता एक समय में एक ही वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम उपरोक्त तालिका तथा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त तालिका के अनुसार जब हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तब प्रथम, द्वितीय, तृतीय इकाई का उपभोग करने पर हमें कुल उपयोगिता 20, 35 और 45 के बराबर प्राप्त होती है। तब हमारी सीमांत उपयोगिता घट रही है और जब हम चौथी और 5वीं इकाई का उपभोग करते हैं तब हमारी कुल उपयोगिता सर्वाधिक होगी, 50 यूटिल के बराबर उपयोगिता होगी। यहाँ सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति यह है कि सीमांत उपयोगिता घट रही है और जब हमारी कुल उपयोगिता सर्वाधिक है जिसमें कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तब हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और उसके बाद भी अगर हम उपभोग जारी रखते हैं और वस्तु की 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तब हमें उपयोगिता के स्थान पर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। यहाँ सीमांत उपयोगिता -5 हो जाएगी और कुल उपयोगिता अब हमें घटती दर से प्राप्त होगी। चित्र में देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह रेखा AB रेखा सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रही है। सीमांत उपयोगिता के अनुसार जब हमने प्रथम इकाई का उपभोग किया तब हमारी कुल उपयोगिता 20 थी और यहाँ A बिंदु से लेकर जब हम 5वीं इकाई का उपभोग कर रहे हैं तब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। 5वीं इकाई के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद भी अगर उपभोग जारी रहता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, यह -5 में चली जाती है। इस प्रकार एक ही समय में अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। बच्चों,
मैं आपसे इस संदर्भ में एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जब हम उपभोग कर रहे होते हैं और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता किस स्थिति में होगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो के अंत में दूंगी। बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यह वह स्थितियां हैं जो लागू होंगी तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिखाई देगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं में पहली मान्यता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी हम उपयोगिता को इकाइयों में, यूनिट्स में या यूटिल में माप सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की दूसरी मान्यता है कि वस्तु गुण आकार में समान हो, यानी हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं वह वस्तुएं गुण, आकार, मात्रा में समान होनी चाहिए। अगर हम किसी मनुष्य को वस्तु की इकाई का उपभोग करने के लिए देते हैं और प्रथम समय हम उसे बहुत छोटी मात्रा में वस्तु उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद उसकी हम बड़ी मात्रा उपलब्ध कराते हैं, तो शायद अब हमें सीमांत उपयोगिता बढ़ते क्रम में प्राप्त होगी। वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा। उपयोगिता ह्रास नियम की तीसरी मान्यता है स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य समान हो। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम एक वस्तु के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं। जब दूसरी वस्तु यानी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आएगा तब वहाँ प्रथम वस्तु पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता है कि उपभोग का समय एक ही हो, मतलब जब हम वस्तु का उपभोग कर रहे होते हैं तब समय एक ही होना चाहिए। अगर समय में अंतराल आ जाता है या थोड़ी समय बाद हम फिर से उपभोग करते हैं तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एक आवश्यकता को पूरा करते समय और करने के बाद थोड़े समय बाद फिर से वही आवश्यकता हमारे लिए प्रकट हो जाती है और वह हमारी उपयोगिता को बढ़ा देती है। उपयोगिता ह्रास नियम की अगली मान्यता यह है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य हो। अगर मनुष्य वस्तु का प्रयोग कर रहा है और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है तब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपयोगिता ह्रास नियम की अगली मान्यता यह है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदतों इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब वह व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो वह अपनी आदत, अपने फैशन या फिर तकनीक के अनुसार वस्तुओं का प्रयोग करता है, और अगर इनमें परिवर्तन आता है तब उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपयोगिता ह्रास नियम की अगली मान्यता है उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो वह उपभोग में भी परिवर्तन लाएगा और वहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपयोगिता ह्रास नियम की अंतिम मान्यता है कि यह व्यक्ति विशेष पर लागू होता है, यानी जब हम एक समय में किसी एक उपभोक्ता पर वस्तु के प्रयोग या उपयोगिता को ज्ञात कर रहे होते हैं तब वहाँ उसी व्यक्ति पर यह नियम लागू होगा, अन्य व्यक्ति पर नहीं। बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद भी हैं, अतः यह वह परिस्थितियां हैं जहां यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे सर्वप्रथम, अगर इकाइयों की संख्या बहुत छोटी है, यानी वस्तु की उपभोग इकाई अगर बहुत छोटी है तब उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जब हम छोटी से छोटी इकाई को उपभोग करते हैं तो उसके बाद हर अगली इकाई हमारी उपयोगिता को बढ़ा देती है। दूसरी बात, मादक वस्तुओं पर उपभोग पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वस्तुएं हैं ये जो हमारी मनोवृत्ति को बदल देती हैं और हम इनकी कितनी भी इकाइयों का उपभोग कर लें हमारी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का तीसरा अपवाद है कि दुर्लभ और अद्भुत वस्तुएं जिनका संग्रह करते हैं वहाँ यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि संग्रह करने की इच्छा हमारी उपयोगिता को और बढ़ाती जाती है। इसके बाद अगर कुछ व्यक्तिगत अपवादों को लें और कुछ वास्तविक अपवादों को लें तो अगर हम बहुत सुमधुर गायन सुन रहे होते हैं तब भी वहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कविता सुनने में या फिर किसी प्रकार के गायन में रुचि रखता है तो वह जितना गायन सुनता जाएगा या जितनी कविताएं सुनता जाएगा उसकी इच्छा और रुचि और बढ़ती जाएगी और वहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। बच्चों, आज के वीडियो में मेरा प्रश्न था कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता किस स्थिति में होती है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को भली भांति समझ गए होंगे। आज की कक्षा के लिए मेरा आपसे प्रश्न है कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम को चित्र और तालिका के माध्यम से समझाइए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रश्नों के उत्तरों को बहुत अच्छे से दे पाएंगे।